साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है करंट अफेयर के लिए घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अर्धवार्षिक 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें आपका जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के 6 महीने के करंट अफेयर को कवर किया गया है, जो कि आपके आगामी जो परीक्षाएं होनी है, चाहे एपीएस 2023 की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा हो या अन्य जो भी आपकी परीक्षाएं होनी है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इससे पहले हम लोग जो है पूरे करंट अफेयर का जो है जिस्ट इस पूरी किताब का हम लोग कवर कर चुके हैं ऑनलाइन फॉर्म में। आज की वीडियो में हम लोग जो है इसका जो राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिक है, तो उन राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिक को हम लोग यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला है 3 नए अपराध कानून जो है संसद में या संसद से पारित किए गए। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, नाम याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, कौन से 3 विधेयक पारित किए गए? तो देखिए, पहला है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। इसको मंजूरी प्रदान की गई है। इन 3 विधेयकों को जो है राज्यसभा से जो है 21 दिसंबर को और लोकसभा से 20 दिसंबर को तथा इसे पारित किया गया और जिसे 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया गया है। ये तीनों विधेयक जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। इन तीनों कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। अब आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अब जो इसमें नए संशोधन किए गए हैं, उन संशोधनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, गंभीर अपराध के मामले में क्या है कि नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले रेप की धारा 375 376 थी, अब धारा जो है 63 और 69 हो गई है। ठीक है, पहले रेप की धारा क्या थी? 375 376, अब 63 और 69 हो गई है। हत्या की धारा पहले 302 होती थी, अब क्या हो गई है? 101 हो गई है। पहले हत्या की धारा 302 होती थी, अब 101 हो गई है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। एक्सीडेंट के मामले में क्या है? वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून, पहले नहीं था, अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है, अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। ट्रायल के मामले में क्या होगा? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी, पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। अभी तक एनजीओ या कोई अन्य संस्था दया याचिकाएं दाखिल कर सकता था, अब ऐसा नहीं है। 3 बिलों में संशोधन के बाद 1860 में बने इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो गया है। नए संशोधन के बाद अब कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। अब आईपीसी में जो है, देखिए, पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब 358 बची हैं। 175 धाराएं बदली गई हैं और 20 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं खत्म होगी। इसी तरह सीआरपीसी में 531 धाराएं बचेंगी, 531 धाराएं बचेंगी। 177 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 14 धाराएं खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी, 24 धाराएं बदलेंगी, 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 निरस्त की गई हैं। तो ये बहुत इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं कितनी जोड़ी है, कितनी घटाई गई हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान किया गया है।
डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री के संसद में दिए गए बयान के अनुसार कानून निर्माण से पूर्व जहां से सुझाव लिए गए उनका विवरण क्या है, कहां से लिए गए हैं। तो ये सितंबर 2019 से 3 कानूनों पर काम शुरू हुआ। अब इसको बहुत डिटेल में जानने की आपको जरूरत यहां पर नहीं है। अब चलते हैं आगे। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के बारे में। संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें एवं कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। लोकसभा ने इस विधेयक को 21 दिसंबर को और राज्यसभा ने 12 दिसंबर 2023 को पारित किया था। ठीक है, पहले राज्यसभा में पारित हुआ, फिर उसके बाद लोकसभा में आता है। मतलब ये विधेयक आया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। अभी जो है जब तक ये घटनाक्रम लिखा गया तब तक अस्तित्व में नहीं था। यह विधेयक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। ठीक है, किसको हस्तांतरित करेगा, स्थानांतरित करेगा, तो इसको करेगा। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। अब इस चयन समिति में होगा कौन? चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी। यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लाया गया है। देखिए, पहले इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या था कि इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और जो है सीजीआई अर्थात मुख्य न्यायाधीश जो है इसमें शामिल होने चाहिए। पर मुख्य न्यायाधीश को हटा करके जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को शामिल कर लिया गया। 3 लोग हैं तो 3 में से 2 जिधर भी एक तरफ होंगे उस नाम को सहमत मिल जाएगी। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इनकी नियुक्ति में जो है एक प्रकार से काफ़ी लचीला बनाया गया है या उस प्रक्रिया को काफ़ी आसान किया गया है। ठीक है, अब सरकार जिसको भी चाहेगी उसको चुनाव आयुक्त या कह सकते हैं आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त कर सकती है। आगे चलते हैं प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 के बारे में। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रेस एवं आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। लोकसभा में 21 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा में इस विधेयक को 3 अगस्त 2023 को पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह जो है कानून अस्तित्व में आ जाएगा। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान ग्रहण करेगा। प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रेस पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी, पहले होती थी। अगला है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के बारे में। संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्यसभा में इसे 20 दिसंबर को तथा लोकसभा में 19 दिसंबर 2023 को इसे पारित किया गया। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। इसमें अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु जो है आयु सीमा 67 से बढ़ाकर के 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर के 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। आयु सीमा बढ़ाई गई। इसमें पहले अध्यक्ष की आयु 67 वर्ष थी, अब 67 से बढ़ाकर 70 और जो अन्य सदस्य हैं उनकी आयु जो है 65 से बढ़ाकर के 67 की गई है। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है 50 वर्ष तक की गई है। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया है। और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब यह विधेयक लाया गया। वर्ष 2019 में जीएसटी अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किए गए थे। अधिकरण के सदस्यों की नियम और सेवा शर्तों के मानकीकरण का कार्य जारी है और इसी के अनुरूप यह विधेयक पेश किया गया। और ध्यान रखिएगा, सरकार ने 15 सितंबर 2023 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया था। आगे बढ़ते हैं ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, क्या नाम है, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा के बारे में। तो देखिए, ये जो है 16 दिसंबर से
16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक भारत की यात्रा पर है। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा में हरित ऊर्जा, पर्यटन सहित 10 अलग अलग क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में, 10 अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर काम करने पर सहमत बनी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों की साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार प्रदान करेगा। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब ये 4 MOU कौन से हैं? देखिए, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और ओमान के डोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और ओमान के परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया है। इसके अलावा वित्तीय खुफिया इकाई और ओमान के राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण समेत खुफिया जानकारी के आदान प्रदान में सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में देखिए, भारत और ओमान ने आधिकारिक कर्मचारियों के साथ आने वाले व्यक्तियों के लाभकारी रोजगार के संबंध में समझौता किया है। थोड़ा सा और बात करें तो व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में करीब $12.5 अरब था, जो पिछले कुछ वर्षों में दोगुना हो गया है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर भारत ओमान ने आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए संयुक्त निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की है। यह दोनों देशों में कारोबार और पूंजी सहयोग में मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में इस पर सहमत बनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश के लिए बने संयुक्त कोष की तीसरी किस्त के रूप में $30 करोड़ यानी करीब 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस कोष को भारतीय स्टेट बैंक व ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% के संयुक्त उद्यम से स्थापित किया गया है। पिछली 2 किस्तें $10 करोड़ और $20 करोड़ की थी। भारत और ओमान के बीच UPI के प्रयोग का विचार किया जा रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों में रुपए में कारोबार की भी संभावना भी हुआ नहीं है। अगला है भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क के निर्माण के बारे में। तो ये कहां पर निर्मित हुई है? तो देखिए, NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग जो है ये ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रति टन स्टील उत्पादन पर लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है। इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन दिशा निर्देशों और विशेषताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। यहाँ पे मेन आप याद रखिएगा कि कहाँ पर बनाया गया है। तो इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा में किया गया था। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत बिटुमिनस फुटपाथ की सभी परतों में प्राकृतिक घटक के विकल्प के रूप में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का उपयोग किया जाता है। स्टील स्लैग आधारित सड़कों के निर्माण के लिए मसौदा निर्देश CSIR-CRRI द्वारा तैयार किए गए हैं। देखिए, देश के विभिन्न स्टील प्लांटों द्वारा लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का वार्षिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन हुआ है। अब ये 5 राज्य कौन से थे जहां चुनाव हुए हैं? तो इनमें देखिए 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। नाम याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में 13 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न चरणों में हुए चुनाव परिणाम जो है 3 दिसंबर को जारी किए गए हैं। इसमें कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही, वहीं भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी हुई। मिजोरम में आंदोलन से उपजी पार्टी JDPM को बहुमत मिला है। ठीक है, देखिए राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 199 सीटों में से 115 सीटें, कांग्रेस 69 सीटें और भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। ठीक है, और बहुत डिटेल मत जाइए। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से 163 सीटें बीजेपी जीत करके बहुमत हासिल की है और कांग्रेस को 66 सीटें मिली हैं। और वहीं
देखिए पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 54 सीटें जीतने में सफल रही, वहीं कांग्रेस 35 सीटें ही जीत सकी। आगे बढ़ते हैं। इसमें तेलंगाना में कुल 119 सीटें थीं, जिसमें से कांग्रेस को 64 सीटें, बीआरएस को 39 और भाजपा को 8 सीटों पर जीत मिली है। मिजोरम में बात करें तो मिजोरम में पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा की पार्टी जेडीपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने विधानसभा की 40 सीटों में से 27 पर जीत दर्ज कर सरकार बनाने में सफल रही है। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें और बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं अब मुख्यमंत्री कौन बने? देखिए, रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये जो हैं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और देखिए, यहाँ के राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? टी सौंदरराजन ने हैदराबाद में रेवंत रेड्डी को मंत्रियों के साथ जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके अतिरिक्त भट्टी विक्रमार्क को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आगे चलते हैं। अगला वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को जो है मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई पटेल, इन्होंने शपथ दिलाई। और वहीं आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुमत के बाद आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। और विष्णुदेव को जो है राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में। देखिए, भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और राजस्थान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। इनके साथ ही भजनलाल के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये जो भजनलाल शर्मा है ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अब मिजोरम की बात करें तो जेडीपीएम ने 7 नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव में जो सीट जीत दर्ज की, उसके बाद इसके नेता लाल दुहोमा को 8 दिसंबर 2023 को आइजोल में, मिजोरम की राजधानी आइजोल में यहाँ के राज्यपाल हरिबाबू द्वारा राज्य के 6वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा है। देखिए, 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के निर्णय को बरकरार रखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में प्रमुख संवैधानिक सवालों को संबोधित किया गया और महत्वपूर्ण निष्कर्षों की रूपरेखा तैयार की गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है और अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान माना गया है। न्यायालय ने संवैधानिक आदेश 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 के संशोधनों को संबोधित करते हुए कहा कि किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 370 के दायरे से बाहर थे। हालांकि इस निष्कर्ष ने समग्र निर्णय को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा की सिफारिश को राष्ट्रपति द्वारा घोषित करने के लिए अनावश्यक माना गया था। अनुच्छेद 370 निष्क्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, न्यायालय ने पुष्टि की कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और अनुच्छेद 370(3) के तहत इसे निष्क्रिय घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी बनी रही। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, देखिए, न्यायालय ने माना कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। परामर्श और सहयोग का सिद्धांत अनिवार्य नहीं था और राष्ट्रपति की कार्रवाई वैध मानी जाती। इसके अतिरिक्त देखिए, कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर विचार करते हुए कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता पर फैसला देना जरूरी नहीं समझा।
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया है। देखिए, न्यायमूर्ति एस के कौल ने 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सुलह उपायों का प्रस्ताव देने के लिए सच्चाई और सुलह समिति की स्थापना की सिफारिश की। हालांकि इसमें शामिल मुद्दों की संवेदनशीलता को देखते हुए समिति के गठन का तरीका सरकार पर छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस संविधान पीठ में शामिल जो अन्य न्यायाधीश थे, देखिए जो संविधान पीठ होती है उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति SK कौल थे, संजीव खन्ना थे, BR गवई थे और न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे। तो 5 लोग इसमें 5 जजों की ये पीठ थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023 के बारे में। देखिए 13 दिसंबर 2023 को जारी हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची में 30 वर्ष और उससे कम उम्र के 100 उद्यमियों को स्थान दिया गया जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया है। देखिए क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन जेप्टो के संस्थापक कैवल्य बोहरा जो कि 21 साल के हैं और आदित्य पलीचा ने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। दोनों जो है नंबर 1 पर हैं। दूसरे नंबर पे 24 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश हैं जिन्होंने भंजू की स्थापना की है, जो एक शोध पहल है जिससे समूचे भारत में 2 मिलियन से अधिक छात्र जुड़े हुए हैं। और वहीं देखिए जेप्टो जिसके संस्थापक कौन है, कैवल्य बोहरा और आदित्य पलीचा। जेप्टो ने तेज व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और कम समय में उत्पादों को विविधता प्रदान करने का उद्देश्य रखा है। अब यहाँ कितना इन्होंने पैसा कमाया ये सब छोड़ देते हैं। देखिए सूची में जो है आपका चौथे और 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दिगंतारा के राहुल रावत हैं और 5वें पे कंटेंट मार्केटिंग पेपर के अनिरुद्ध श्रृंगला हैं। तो इतना यहाँ पर याद रखिएगा। स्किल मैट्रिक्स की 27 वर्षीय देवांशी केजरीवाल 30 वर्ष से कम उम्र की हुरून इंडिया टॉप 100 में सबसे कम उम्र की महिला हैं। इस सूची में अंडर 30 में 5 महिलाएं शामिल हैं, ठीक है। अंडर 30 में 5 महिलाएं शामिल हैं। देवांशी स्किल मैट्रिक्स नामक एडिटेक स्टार्टअप की सह संस्थापक हैं। तो पहले पे कैवल्य बोहरा है, ठीक है। पहले पे कैवल्य बोहरा आदित्य पलीचा है, दूसरे पे नीलकंठ भानु प्रकाश हैं। आगे चलते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक के उद्घाटन के संबंध में, भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक के उद्घाटन के संबंध में देखिए 1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है, ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य, ये आप याद रखिएगा। देखिए अगरतला क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है। तो अगरतला से बांग्लादेश के अखाउरा के बीच रेल लिंक है, यह पूर्वोत्तर भारत व बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने से समय की 10 घंटे की बचत होगी। देखिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है और 5.46 किलोमीटर लंबा रेल लाइन त्रिपुरा में है। पश्चिमी त्रिपुरा में निश्चितपुर इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। देखिए इसके अतिरिक्त दो अन्य परियोजना का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्चुअल तरीके से 1 नवंबर को किया गया। कौन सा? एक इसमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 भी शामिल है। आगे चलते हैं। अगला है भारत जो है मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हुआ है। देखिए भारत मानवीय कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के भारत ने मालदीव की नई सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गया है। मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू, जिन्हें जो है एक तरीके से चीन का समर्थक माना जाता है। तो मोहम्मद मुइज्जू ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के 2 दिन बाद 3 दिसंबर 2023 को यह बात कही है। देखिए भारत ने
मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान उपहार में दिया। इन विमानों का प्रयोग राहत एवं बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाना था। इसके अतिरिक्त देखिए कुछ अन्य बातों को देखें तो देखिए भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के लामू और अद्दू द्वीपों पर तैनात हैं। तो ध्यान रखिएगा, लामू और अद्दू द्वीप कहां पर हैं? मालदीव में है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और बात करें तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जो 30 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो शुरू से ही चीन के पक्षधर तथा भारत विरोधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भूटान नरेश की भारत यात्रा के बारे में। देखिए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा 3 से 10 नवंबर 2023 को संपन्न की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता 6 नवंबर को हुई। ठीक है, देखिए भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2018 से 2023 तक चलनी है की परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा समय से जारी की गई वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद भूटान की ओर से दिया गया। भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। असम में कोकराझार तथा भूटान में गेलेफू के बीच रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे में काम शुरू करने पर सहमत बनी है। भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया। तो भूटान जो है भारत की जो एक पहल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें जो है शामिल होने का भूटान ने निर्णय लिया है। तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए असम में डारंगा तथा भूटान में शामद्रुप जोंगखार में इमिग्रेशन चेक पॉइंट के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी है। भूटान के छात्रों के लिए असम के मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने के लिए भी सहमति वार्ता के तहत बनी है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 जो है वो संसद में पारित किया गया। देखिए राज्यसभा ने 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी। वहीं लोकसभा ने 4 दिसंबर को ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। देखिए केंद्रीय विधानसभा अधिनियम जो है यह जो विधेयक है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जनजातीय कला, संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ साथ तकनीकी सुधार में शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा देना है। विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। कहां पर? ध्यान रखिए, तेलंगाना में, जिसका नाम शमक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को अवसर प्रदान करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार विश्वविद्यालय भारत की जनजातीय समुदायों से संबंधित मामलों पर शोध का केंद्र होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी की गई है। नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी की गई। तो देखिए नीति आयोग द्वारा देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहली डेल्टा रैंकिंग 7 दिसंबर 2023 को जारी की गई। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, किसने किया है? तो तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक ने। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में जून 2023 के महीने में देश भर के ब्लॉकों द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रगति को दर्शाया गया है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक को दिया गया और दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है कुल 329 से अधिक आकांक्षी जिलों को और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया था इस रैंकिंग में। देखिए यह जो आपका स्पेशनल आपका ब्लॉक प्रोग्राम है आपका ABP के अलावा आयोग ने अक्टूबर 2023 के लिए अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग की भी घोषणा की गई है। इस पहल में उड़ीसा के रायगढ़ जिला
और बिहार के जमुई जिले ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग है, इसमें उड़ीसा का रायगढ़ पहले नंबर पे है और बिहार का जमुई जिला दूसरे नंबर पे है। ठीक है, देखिए कार्यक्रम के दौरान जो है एक अनोखी पहल का अनावरण किया गया, जहां एबीपी और एडीपी आपका अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के शीर्ष रैंकर्स को नीति आयोग में वॉल ऑफ फेम पर प्रदर्शित किया जाएगा। वॉल ऑफ फेम आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों द्वारा अपने संकेतकों में सुधार करने और उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों और परियोजनाओं के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करेगा। देखिए भौगोलिक दृष्टि से ब्लॉकों को 6 क्षेत्रों या जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन या क्षेत्र से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। जोन 1 में पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल हैं। जोन 2 में उत्तर भारत के राज्य, जोन 3 में दक्षिण भारत के राज्य, जोन 4 में पश्चिम भारत के राज्य है और जोन 5 में मध्य भारत और 6 में जो है पूर्वी भारत शामिल है। तो यहाँ देखिए जोन वाइज जो 6 जोन है, तो देखिए जोन 1 में पहली रैंक किसकी है ब्लॉक के कैटेगरी में, तो अमरी कहाँ पे है आपका असम में। दूसरे नंबर पे नगोपा है, नहीं ब्लॉक देखते हैं, देखिए आपका अमरी जो है, अमरी ब्लॉक नंबर 1 पे है, नगोपा दूसरे नंबर पे है। वहीं जिले में देखें पश्चिम कार्बी दूसरे पे शैमुअल है। ये अमरी कहाँ पे है, ये असम में है और आपका नगोपा शैमुअल जो है मिजोरम में है। वहीं दूसरे जोन में देखें जिसमें उत्तर प्रदेश है आपका, ये महत्वपूर्ण है। इसमें आपका हर्रैया ब्लॉक नंबर 1 पे है और बिरनो ब्लॉक जो है वो दूसरे नंबर पे है। बिरनो ब्लॉक जिले में बस्ती नंबर 1 पर है, गाजीपुर दूसरे पे है। और ये राज्य में ये दोनों ही कहाँ पे हैं, बस्ती और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। तीसरे जो जोन है इसमें देखें तो आपका कर्नाटक के रायचूर का मस्की ब्लॉक के स्तर पे है और रायचूर आपके जिले के स्तर पे है। नारनूर ये तेलंगाना के आदिलाबाद में है, तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में है। चौथे जोन में देखें तो आपका सिरोचा जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है। अरहरी ये भी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है। पांचवें जोन में देखें तो आपका तिरला ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है और पाट जो है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में है। छठा जोन देखें तो इसमें आपका आंदर ये बिहार के सिवान जिले में है और रामगढ़ झारखंड के दुमका जिले में है। देखिए इसमें सभी श्रेणी में विजेताओं को शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़ रुपए और दूसरी रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। यह जो एबीपी ब्लॉक वाला जो है ये भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और अपेक्षित ब्लॉकों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। ठीक है, इसका आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा किया गया था और यह आयोजन जो है 5 से 12 दिसंबर 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया गया। यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन या FIAPF द्वारा मान्यता प्राप्त है। इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबाडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेज में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसका निर्देशन इरेज टैडमोर ने किया है। और देखिए कार्ले डेनियल मालवे ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। 29 देशों की 219 फिल्में जो है कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की गई हैं। इसमें अंजन दत्ता की चलचित्रों एखोन ने समारोह में स्पेशल जूरी का पुरस्कार जीता है। वहीं निर्देशक जोड़ी शर्मिष्ठा मैती और राजदीप पॉल की मोन पोटुंगो ने बंगाली पनोरमा श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा हीरालाल मेमोरियल ट्रॉफी और नेट पैक अवार्ड भी दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब से होती है, 1995 में। ये महत्वपूर्ण है। अगला है भारत का 54वां या 54th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। देखिए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, हर साल इसका आयोजन जो है गोवा के पणजी में होता है, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक हुआ, 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य में। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, तो ये निर्देशक स्टुअर्ट गैड की कैचिंग डस्ट थी। और समापन फिल्म कौन सी थी, रॉबर्ट कोलोडनी की द फेदरबेड थी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर थे। देखिए फिल्म पुरस्कारों के साथ दी जाने वाली जो ट्रॉफी है वह स्वर्ण या रजत मयूर थी।
अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो दिया गया है वो ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो रजत मयूर था, ये बुल्गारिया के निर्देशक निर्देशक स्टीफन कोमाडेरो को दिया गया है उनकी फिल्म ब्लागाज लेशंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत मयूर पुरस्कार किसे दिया गया है? ईरानी अभिनेता पूरिया रहीमी शैम को एंडलेस बॉर्डर्स में भूमिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत मयूर पुरस्कार फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थियरी को फिल्म पार्टी ऑफ फूल्स में भूमिका के लिए। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार भारतीय निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी को उनकी कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? सीरियाई निर्देशक रेगर आजाद काया उनकी मूवी वैन द सीडलिंग्स प्रो के लिए। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक किसे दिया गया है? तो फिल्म ड्रिफ्ट के लिए एथनी चेन को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है? दीपक कुमार मिश्रा की पंचायत सीजन 2 को। दीपक कुमार मिश्रा की पंचायत 2 को दिया गया, याद रखिएगा। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये दिया गया है आपका हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक माइकल डगलस को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया है। अब बात करते हैं, भारत में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा है। भारत में साइबेरियाई बाघों का जो पहला जोड़ा है 12 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा है। देखिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, ध्यान रखिएगा कि ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। दो लुप्तप्राय साइबेरियाई बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में पहुंचा। साइबेरियाई बाघ जिसका नाम लारा और दूसरा है अकामाश 12 साल बाद कोलकाता हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस में दार्जिलिंग पहुंचे। देखिए, आखिरी साइबेरियाई बाघ की उम्र संबंधी समस्याओं के कारण नवंबर 2011 में नैनीताल चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इस जूलॉजिकल पार्क के बारे में बात करें जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क। ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। 2007 तक इसने साइबेरियाई बाघों की मेजबानी की। देखिए, ये बाघ जो है पशु विनिमय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे थे। भारत ने पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाल पांडा को साइप्रस के पाफोस चिड़ियाघर में भेजा है। पूर्वी भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। दिसंबर 2023 में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। यह अंतर्राष्ट्रीय शहर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में विकसित होगा। इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारतीय राज्य असम की सीमा को साझा करते हुए इस प्रोजेक्ट का नाम गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना होगा या रखा गया है। अब बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में है। देखिए, 27 नवंबर 2023 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बेंगलुरु को शीघ्र ही 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे मिलेगी जो इसके आसपास के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। यह भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। यह नेटवर्क अगले 40 से 50 वर्षों तक शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, जो इसे 7 रेलवे ट्रैक पर पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वैसे तो सर्कुलर रेलवे बनाने की परियोजना के बारे में लंबे समय से बात हो रही थी, लेकिन यह पहली बार जब सरकार के उच्चतम स्तर द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, अभी तक चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा 235.5 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे है। 235 और यहाँ पर क्या है, ये 287 है। ठीक है, 287 है। इससे पहले चेन्नई वाला जो है 235, इससे बड़ा होगा आपका जो नया बनेगा। आगे चलते हैं। भारत का गरबा नृत्य जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। गुजरात के गरबा नृत्य को दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले 2021 में इस सूची में कोलकाता के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। गरबा नृत्य सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। गरबा गुजराती लोकनृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जश्न है।
देखिए, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर हुई थी? बोत्सवाना के कशाने, बोत्सवाना, ये दक्षिण अफ्रीकन कंट्री है। बोत्सवाना के कशाने शहर में आयोजित की गई। इस दौरान गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 18वीं बैठक में। आगे बढ़ते हैं। केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बारे में बात करें तो देखिए, केन्या के राष्ट्रपति क्या नाम है इनका? विलियम शामोई रूटो। विलियम शामोई रूटो से ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर है। ठीक है, देखिए, हैदराबाद हाउस में, दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए भारत 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्थात रुपए में देखें तो 2084 करोड़ से ज़्यादा रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। भारत ने अपनी विदेश नीति में हमेशा अफ्रीकी देशों को उच्च प्राथमिकता दी है। देखिए, दोनों देश 2023 में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंधों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। मुंबई और मुंबासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। देखिए, केन्या के राष्ट्रपति रुंटो ने आतंकवाद को भारत और केन्या के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा है कि भारत और केन्या के रक्षा बल आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए अनुभव, ज्ञान और खुफिया जानकारी साझा करते हुए साथ में काम करेंगे। ठीक है, देखिए, इसके अतिरिक्त बातचीत के दौरान भारत और केन्या ने आपसी व्यापार को डॉलर की जगह रुपए में करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही केन्या यूपीआई के प्रोग्राम के लिए भी तैयार है। आरबीआई ने जिन 22 देशों में स्पेशल रुपए बोस्त्रो खाते खोलने की मंजूरी दी है, उसमें केन्या भी शामिल है। बोस्त्रो खाता क्या होता है? बोस्त्रो खाता ऐसा खाता होता है जिसे घरेलू बैंक किसी दूसरे देश में विदेशी बैंकों के रूप में रखते हैं, लेकिन इसमें घरेलू बैंक की मुद्रा करेंसी होती है। घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने उन ग्राहकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस देने के लिए करते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त भारत और केन्या के बीच जो है 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। कौन कौन से इसमें हैं? देखिए, इसमें खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जो है वो प्रमुख हैं। आगे देखते हैं। अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने के बाद केन्याई राष्ट्रपति के भारत दौरे पर पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि रूटो की यात्रा से केन्या और अफ्रीकी संघ के साथ भारत के संबंधों में नई मजबूती मिलेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस अवसर पर केन्या के राष्ट्रपति ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। जो समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी बात करें तो देखिए, खेलों में दोनों देशों के बीच सहयोग होगा। डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को सहन करने के क्षेत्र में सहयोग होगा। 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के बारे में है। भारतीय मानक ब्यूरो और केन्याई मानक ब्यूरो के बीच समझौता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्या मुक्त विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन होगा। आगे बढ़ते हैं। गुजरात सरकार ने घोल मछली को, किसको? घोल मछली को जो है राज्य मछली घोषित किया है। अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023, ध्यान रखिएगा, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ पर हुआ 2023 का? अहमदाबाद में। के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात के राज्य मछली घोषित किया है। घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे रंग वाली इस मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनोविया डायकैंथस है। इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। यह मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाती है, जो अपने मांस और एयर ब्लैडर के लिए मूल्यवान और लोकप्रिय है। घोल मछली का उपयोग बियर और वाइन बनाने के लिए भी किया जाता है और इसके एयर ब्लैडर का उपयोग फार्मास्यूटिकल में किया जाता है। घोल मछली का मांस और एयर ब्लैडर अलग अलग बेचे जाते हैं। एयर ब्लैडर मुंबई से निर्यात किया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। एयर ब्लैडर की घोल मछली जितनी लंबी होगी उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। प्रति यूनिट लंबाई वाली घोल मछली की कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा लॉन्च किया गया। बाराकूडा नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का बाराकूडा। देखिए, इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरल के बाराकूडा को 13 दिसंबर 2023 को केरल के अलापुजा में अरूर के पास स्थित नेवाल्ट सोलर और
इलेक्ट्रिक नाव के यार्ड में लॉन्च किया गया है। इसका नाम तेज लंबी मछली वाराकूडा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये जो नाव है ये 12 यात्रियों और कार्गो को ले जा सकता है। इसे वर्क बोट के रूप में अस्थायी समुद्र में भी तैनात किया जा सकता है। इसकी लंबाई 14 मीटर लंबा है, 4.4 मीटर चौड़ा है और 12.5 समुद्री मील या 23 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति प्राप्त कर सकता है। और एक बार चार्ज होने पर इसकी काम करने की अवधि 7 घंटे है। आगे चलते हैं। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया। मझगांव डॉक लिमिटेड, ये कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए, बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023 में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट श्रेणी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? इसी को। आगे चलते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग मिले हैं। एक दिन में 18 जीआई टैग। 4 दिसंबर 2023 को हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। अब तक प्रदेश के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, उत्तराखंड के जीआई टैग प्राप्त मुख्य जो उत्पाद हैं उनमें यदि कुछ की बात करें, बेरीनाग चाय है। बेरीनाग चाय, इस चाय की लंदन के चाय घरों और चाय ब्लेंडरों में अत्यधिक मांग है। इस चाय को हिमालय में जंगली रूप से उगने वाले एक पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है जिसे बाद में एक ठोस द्रव्यमान में संपीड़ित किया जाता है। बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा, बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा यह हिमालयन नेटल फाइबर से बना बिच्छू या बिछुआ बूटी कपड़ा है। हिमालयन बिच्छू या बिछुआ पौधे के रेशे खोखले होते हैं। जो इसके पौधे होते हैं, पौधे के रेशे खोखले होते हैं। उनमें हवा को अंदर जमा करने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे प्राकृतिक इंसुलेशन बनता है। यह कपड़ा सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसम के लिए उपयुक्त होता है। मडुआ यह उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में उगाया जाने वाला बाजरा है। ध्यान रखिएगा, बाजरा है जो राज्य के कई हिस्सों में मुख्य आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। झंगोरा क्या उत्तराखंड में हिमालय के वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाने वाला घरेलू बाजरा है। गहत या उत्तराखंड के शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली सबसे महत्वपूर्ण दालों में से एक है गहत। लाल चावल या उत्तराखंड के पुरेला क्षेत्र में जैविक रूप से उगाया जाता है लाल चावल। काला भट्ट ये काला सोयाबीन होता है। एक सोयाबीन की एक किस्म है जिसे ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है। इसका उत्पादन उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के साथ इसके सीमावर्ती राज्यों और हिमालय के क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन के रूप में किया जाता है। माल्टा फल जो है यह एक संतरे जैसा दिखने वाला गहरे नारंगी और लाल रंग का स्वादिष्ट फल होता है जिसकी खेती उत्तराखंड की पहाड़ियों में की जाती है। ब्रिटिश शासन में इस के समय में इसे माल्टीज ऑरेंज के रूप में जाना जाता था। चौलाई, यह रामदाना है। चौलाई जो है रामदाना, यह उपवास व्रत के समय प्रयोग किया जाने वाला अनाज है जिसमें आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। बुरांश का रस, इसे रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम के लाल फूलों से प्राप्त किया जाता है जिनका प्रयोग जो है स्वास्थ्य त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी तूर दाल, यह दाल उत्तराखंड में जैविक रूप से उगाई जाती है। पहाड़ी तूर दाल, इस दाल में पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और विटामिन सी, विटामिन बी1 और विटामिन बी9 भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आयुर्वेद में इस दाल का उपयोग रक्त स्त्राव को रोकने और घावों को ठीक करने के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है लिखाई या लकड़ी की नक्काशी। यह नक्काशी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती है जो अब लुप्त हो रही है। नैनीताल मोमबत्ती, ये मोमबत्तियाँ होती हैं। यह मोमबत्ती उत्तराखंड के नैनीताल में बनाई जाती है जो वर्तमान में सरकारी सहयोग के अभाव और चाइनीज मोमबत्ती के बाजार में आने के बाद से लुप्त होती जा रही है। रंग वाली पिछौड़ा यह कुमाऊं जिले का पारंपरिक पोशाक ओढ़नी है जिसे विवाहित महिलाएं मांगलिक अवसरों पर पहनती हैं। यह गहरे पीले रंग का होता है, इस पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। इसके बीच में एक स्वास्तिक मार्क होता है। इसके चारों कोने पर सूर्य, चंद्रमा, संग, घंटी आदि की आकृति बनी होती है। लीची, इसका उत्पादन उत्तराखंड के रामनगर जो कि नैनीताल में है यहाँ किया जाता है जो अपने विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। आड़ू इसका उत्पादन उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामघाट घाटी में किया जाता है। यह गुलाबी धब्बों वाला रसीले फलों में से एक है। रम्माड़ या रामन मुखौटे यह एक नृत्य शैली है जिसे उत्तराखंड के चमोली जिले में रम्माड़ उत्सव के समय प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृतक अपने मुख में मुखौटा पहनता है फिर नृत्य कला का प्रदर्शन करता है। अल्मोड़ा लखौरी मिर्च, यह एक पीले रंग की मिर्च की किस्म है जिसका उत्पादन अल्मोड़ा के लखौरी घाटी में किया जाता है। इसी कारण इसका नाम लखौरी मिर्च पड़ा है। जीआई टैग जो है किसी कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद, चाहे वो हस्तशिल्प हो या औद्योगिक वस्तु हो, को जो है प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
या जिसे किसी निश्चित क्षेत्र में ही उगाया या निर्मित किया जाता है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के घटक के रूप में शामिल किया जाता है और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के शी वकथॉर्न को जो है मिला जीआई टैग। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ध्यान रखिए कौन देता है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली भौगोलिक संकेतक जीआई रजिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख के उद्योग और वाणिज्य विभाग को श्रेणी 31 में लद्दाख शी बकथॉर्न के लिए जीआई टैग प्रदान किया है। तो इतना आप यहाँ पर याद रखिएगा। शी बकथॉर्न को वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश और ठंडे रेगिस्तानों की सोने की खान के नाम से जाना जाता है। यह केंद्र शासित प्रदेश का चौथा जीआई टैग है। इससे पहले लद्दाख पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो यह जो है चौथा है। देखिए शी बकथॉर्न का 90% उत्पादन भारत के लद्दाख के कारगिल में होता है। शी बकथॉर्न लद्दाख का दूसरा फल जिसे जीआई टैग के रूप में विशेष पहचान मिली है। शी बकथॉर्न के कई उत्पादों का पोषण और औषधीय महत्व है। सी बकथॉर्न के बारे में और बात करें तो सी बकथॉर्न का एक अन्य नाम जो है वो हिप्पोफे एल है। लद्दाख का एक अद्भुत पौधा है और इसका नाम लेहबेरी है, जो छोटे नारंगी या पीले रंग के जामुन पैदा करता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन विटामिन विशेष रूप से विटामिन सी से भरपूर होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से लद्दाख क्षेत्र में 11,500 हेक्टेयर में विस्तृत है। यह झाड़ी -43 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान का सामना कर सकती है और इसे सूखा प्रतिरोधी माना जाता है। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए इस केंद्र की स्थापना के लिए 34 एकड़ क्षेत्र में 151.16 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर के अनावरण के बारे में बात करें, कहां पर अनावरण किया गया है? तेलंगाना में। ये ध्यान रखिए कहां पर? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद स्थित केरल के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में स्थित इस संरचना का अनावरण 28 नवंबर 2023 को किया गया है। ठीक है, देखिए मंदिर का निर्माण हैदराबाद की अप्सुजा इंफ्राटेक ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रदाता सिपली फोर्स क्रिएशंस के सहयोग से किया है। ठीक है, और इस मंदिर के 3 अलग अलग हिस्से हैं। विशेष रूप से मंदिर में 3 गर्भगृह हैं और 3 गोपुरम या शिखर हैं। प्रत्येक एक अलग देवता को समर्पित है। इन गर्भगृहों में भगवान गणेश को समर्पित एक मोदक, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय और देवी पार्वती के लिए कमल के आकार का मंदिर शामिल है। आगे चलते हैं। अगला है, राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना है। देखिए केरल के इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल भारत का पहला राज्य बन गया, जिसके सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार केरल में सोने का कारोबार लगभग 250 टन की वार्षिक बिक्री के साथ 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। देखिए BIS हॉलमार्किंग केवल 2 ग्राम से अधिक वजन वाले टुकड़ों पर ही लागू होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर के बारे में बात करें। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरेना। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया है। कोस्टा क्रूज इटली कार्निवल कॉरपोरेशन का हिस्सा है, जो प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रूजिंग समूहों में से एक है। मंत्रालय द्वारा आयोजित वैश्विक समुद्री सम्मेलन के दौरान भारत ने 2047 तक 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे चलते हैं। यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में कोझिकोड, केरल का कोझिकोड और मध्य प्रदेश का ग्वालियर शामिल हुए हैं। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अक्टूबर 2023 में जारी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर में, ध्यान रखिए किस कैटेगरी में, साहित्यिक शहर में, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया है। विश्व शहर दिवस जो कि 31 अक्टूबर पर यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा विश्व शहर दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले ने 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित किया।
यूनेस्को की सिटीज नेटवर्क 7 श्रेणियों में वर्गीकृत है। वर्गीकृत शहरों का नेटवर्क है। इसमें 7 श्रेणियाँ कौन सी हैं? शिल्प और लोकल में डिजाइन, फिल्म, गेस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, कोझिकोड और ग्वालियर की यूनेस्को क्रिएटिव शहर सूची में शामिल होने के बाद भारत के शहरों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, जो 53 शामिल किए गए जिसमें से 2 भारत के थे, इसमें जो अन्य देशों के जो शामिल किए गए उसमें है आपका बुखारा, शिल्प और कोलकाता की कैटेगरी में, कैसाब्लांका ये मीडिया कैटेगरी में, चोंगकिंग डिजाइन कैटेगरी में, काठमांडू फिल्म कैटेगरी में, रियो डी जेनेरियो साहित्य कैटेगरी में, उलान बटोरा शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में। देखिए, नए नामित क्रिएटिव शहरों को पुर्तगाल के ब्रागा में प्रस्तावित यूसीसीएन वार्षिक सम्मेलन, जो कि 1 से 5 जुलाई 2024 में होगा, में अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना विषय के तहत भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। देखिए, यूनेस्को के इस नेटवर्क में अब 100 से अधिक जो है देशों के 350 शहर इसमें शामिल हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पे बनाया गया है? कौन सा है? मध्य प्रदेश के दामोह में। देखिए, एक महत्वपूर्ण विकास के तहत मध्य प्रदेश का दामोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य का घर बनने जा रहा है, जो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में प्रगति का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने नोरादेही अभयारण्य को दमोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को नवंबर में मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। अब यह देश का 54वां बाघ अभयारण्य होगा, 54वां बाघ अभयारण्य होगा, ठीक है। 2300 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल बाघ अभयारण्य के रूप में इसे बनाया जाएगा और रिजर्व जो है दमोह जिले के जेवरा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होगा। देखिए, इस बाघ अभयारण्य का विस्तार सागर दमोह एवं नरसिंहपुर जिले में होगा, जो राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य होगा, टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। नया बाघ अभयारण्य क्षेत्र की बाघ आबादी के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा, जो वर्तमान में 16 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको छोड़ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु के नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना, तमिलनाडु के नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना के संबंध में तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु, यहाँ का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर है। और नीलगिरी तहर क्या होती है? बकरी की एक प्रजाति होती है, ध्यान रखिएगा। का संरक्षण करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। स्थानीय रूप से वराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। नीलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने के अपने कौशल के लिए जानी जाती है। इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य पारिस्थितिकी के प्रति बेहतर समझ विकसित करना तथा नीलगिरी तहर का उसके ऐतिहासिक पर्यावासों में पुनर्वास सुनिश्चित करना है। नीलगिरी तहर पर मंडरा रहे खतरों का समाधान करना एवं उसके बारे में लोगों को जागरूक भी करना इस परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। नीलगिरी तहर का उल्लेख संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का वाराणसी में उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 दिसंबर 2023 को। और वाराणसी में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का क्या नाम है? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह मंदिर एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है। कितने मंजिला? ये ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन बना करके कि 7 है कि 6 है या 5 है। तो 7 मंजिला है, जो 3 लाख वर्ग फीट में फैला है। इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं। कितने? एक साथ 20,000 लोग। मंदिर को कमल के फूल की आकृति में तैयार किया गया है, जिसकी दीवारों पर 4000 वेदों के श्लोक अंकित हैं। मंदिर की भव्य नक्काशी की गई है। मंदिर की 7 मंजिलाएं 7 चक्रों को समर्पित हैं। अगला है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? अमेरिका के न्यू जर्सी के रोबिन्सविले टाउनशिप में बने BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह जो मंदिर है पूरा 183 एकड़ में फैला हुआ है। भारत के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो 500 एकड़ क्षेत्र में फैला है। और यह जो है भारत के बाहर बना दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। नई दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ में फैला है और ये 183 एकड़ में फैला है। आगे बढ़ते हैं। 17 दिनों के बाद शिलक्यारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान पूरा हुआ। शिलक्यारा सुरंग कहाँ पे? उत्तराखंड।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन शिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों के अथक प्रयासों के बाद सुरंग से 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने पहिएदार स्ट्रेचर पर जो है एक एक करके, ये छोड़ दीजिए कैसे निकाला गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो सुरंग का नाम क्या है, शिलक्यारा सुरंग कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है, देखिए इस बचाव अभियान में रैट होल खनिकों या रैट माइनर ने 24 घंटे से भी कम समय में अंतिम 10 मीटर खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और रैट होल माइनर इसलिए भी चर्चा में रहे क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में रैट होल खनन तकनीक का उपयोग करके कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। कोयला निकालने के लिए रैट होल खनन का उपयोग आमतौर पर 3 से 4 फीट ऊंची संकरी सुरंगें खोदने के लिए किया जाता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने की व्यवस्था होती है। सिलक्यारा सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरने के बाद ये मजदूर 12 नवंबर से सुरंग में फंसे हुए थे। कुल कितने मजदूर थे? 41 मजदूर थे, 41 श्रमिक। इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में स्थित शिलक्यारा जो है, शिलक्यारा बेंड बड़कोट सुरंग जो है 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। सुरंग को 4.5 किलोमीटर या 2.8 मील लंबा बनाने की योजना है। यह धराशु को यमुनोत्री से जोड़ेगा। इसका निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आगे चलते हैं, और इसमें एक नाम आया था अर्नोल्ड डिक्स का। ये ऑस्ट्रेलिया के जो हैं एक एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में। ठीक है, उन्होंने भी सहायता की थी। आगे बढ़ते हैं। IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रुबेला टीका मावेला लॉन्च किया गया। IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रुबेला टीका मावेला, नाम याद रखिए, मावेला। इस लाइव एटेन्यूटेड MR वैक्सीन को वियतनाम के पॉलीवैग इंस्टीट्यूट के साथ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने विशेष साझेदारी में विकसित किया है। मावेला को तमिलनाडु के ऊटी के उधगमंडलम में IIL डिवीजन ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में 25 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा और बात करें, देखिए यह विश्व स्तर पर लगभग 1 लाख बच्चों की जान लेने वाले घातक खसरे और रुबेला को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करेगा। 1998 में IIL का एक प्रभाग ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना ऐसे समय में की गई जब स्वदेशी टीकों की आवश्यकता सर्वोपरि थी। इसने 1998 में भारत का पहला सुरक्षित वेरोशल रेबीज वैक्सीन अभयरब, क्या नाम था, अभयरब विकसित किया, जिसने दर्दनाक तंत्रिका उत्तक टीकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। अभयरब वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन है। तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बारे में बात करें तो तंजानिया के राष्ट्रपति शामिया सुलूहु हसन, क्या नाम है, शामिया सुलूहु हसन ने जो है अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की यात्रा की। और 8 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की यह भारत की यात्रा थी। और देखिए यहाँ पर जिन मुद्दों पर बात हुई उसकी बात कर लेते हैं। दोनों देशों के बीच बने घनिष्ठ सौहार्दपूर्ण व सहयोगात्मक संबंधों पे यहाँ पे बात हुई। इसके अतिरिक्त इससे पहले जो है भारतीय प्रधानमंत्री जो है तंजानिया की यात्रा पर कब गए थे? जुलाई 2016 में गए थे, 2016 में गए थे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 6 भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच में अर्थात तंजानिया और भारत के बीच में किए गए हैं। इनको भी आप यहाँ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की इच्छा दोनों नेताओं ने वार्ता में व्यक्त किया तथा भारत की ओर से तंजानिया को दी गई 1.1 अरब डॉलर से अधिक की क्रेडिट लाइन पर तंजानिया की ओर से संतोष व्यक्त किया गया है। तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत की प्रशंसा तंजानिया की ओर से की गई है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मतलब किसी भारतीय IIT के द्वारा विदेश में जो अपना परिसर स्थापित किया गया है वो पहली बार कहाँ पे किया गया? तंजानिया के जंजीबार में। और किसने किया? IIT मद्रास ने। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया है।
2028-29 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन के लिए तंजानिया के समर्थन की सराहना भारत ने की। मतलब भारत का समर्थन तंजानिया ने किया है। इसके अतिरिक्त देखिए, भारत तंजानिया संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए करते हुए मेहमान राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर को सम्मानित किया। इसके लिए संस्थान के देखिए, जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी सामिया सुलूहु हसन है, ये एक महिला है। आगे बात करते हैं भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल के बारे में। पहली वर्टिकल विंड टनल भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पहली वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर विंड टनल स्थापित की है। ठीक है, इसका उद्घाटन भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 25 अक्टूबर 2023 को वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया है। इसे विशेष बलों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से हवा में छलांग लगाने वाले सैनिकों के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। देखिए, वर्टिकल विंड टनल एक फ्री फॉल सिमुलेटर के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न कॉम्बैक्ट फ्री फॉल हजारों फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ कूदना स्थितियों का अनुकरण करने के लिए विशिष्ट गति पर हवा का एक स्तंभ बनाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का एक सदस्य बना है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस का कमीशन का सदस्य बना है। ठीक है, ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस है कमीशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था का सदस्य बन गया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC की कार्यकारी समिति इटली के रोम में 27 से 30 नवंबर 2023 को हुई बैठक में भारत को इसका सदस्य जो है सर्वसम्मति से चुना गया है। एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। इसका सदस्य बनने से भारत को विभिन्न खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर मिलेगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना वर्ष 1963 में 1963 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 189 देश हैं, जिसमें से 188 देश हैं तथा एक यूरोपियन यूनियन है। इसकी कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 6 क्षेत्रीय समन्वयक होते हैं। आगे बात करते हैं। शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर, देखिए पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन, जहां विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, तथा कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जिनमें बेल्लूर, हेलेविट तथा सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर शामिल हैं, कुछ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सितंबर 2023 में शामिल किया गया है। और ये निर्णय कहाँ लिया गया है? ये निर्णय लिया गया है सऊदी अरब के रियाद में 10 से 25 सितंबर 2023 को संपन्न 45वीं सत्र की बैठक में। इन 2 स्थलों को मिला करके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब 42 हो गई है। 42 हो गई। ठीक है, इन 42 में 34 सांस्कृतिक स्थल हैं स्थलों की श्रेणी में, 7 प्राकृतिक की श्रेणी में है और एक जो है मिश्रित स्थल की श्रेणी में है। इससे पूर्व यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को तथा गुजरात के कच्छ जिले के हड़प्पा काल के धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल जुलाई 2021 में घोषित किया था। शांति निकेतन की बात करें तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 180 किलोमीटर उत्तर की ओर बीरभूम जिले में स्थित है, जिसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। होयसल के बारे में बात करें। होयसल दक्षिण भारत का एक प्राचीनतम राजवंश था, जिसने 10वीं से 14वीं सदी तक कुल 317 वर्ष तक शासन किया। इसकी राजधानी पहले बेल्लूर थी, बाद में हेलेविट स्थानांतरित कर दी गई। होयसल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता व नक्काशीदार बनावट को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण माना जाता है। इसका संरक्षण कौन करती है? तो इसका संरक्षण जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और देखते हैं। जो सऊदी अरब के रियाद में संपन्न यूनेस्को विश्व विरासत समिति की इस बैठक में भारत के 2 स्थलों सहित विभिन्न देशों के कुल 45 स्थलों को इस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इन 45 में 36 सांस्कृतिक स्थल हैं, 9 प्राकृतिक स्थल श्रेणी में शामिल हैं। वर्तमान में
जो विश्व में कुल इस सूची में शामिल स्थल हैं वो कितने हैं? 1199। बस इतना याद रखिए और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे याद रखिए सर्वाधिक किस देश के हैं, तो सर्वाधिक जो है आपका वो इटली के हैं। इटली के 59 स्थल हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे चीन है, 57 स्थल हैं, और जर्मनी और फ्रांस में 52 हैं, और आपका स्पेन में 50 हैं। तो पहले पे इटली है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जर्मनी फ्रांस है, और पांचवें पे चौथे पे स्पेन है। भारतीय वायुसेना के नए ध्वज के बारे में बात करें तो भारतीय वायुसेना को उसका नया ध्वज 8 अक्टूबर 2023 को उसकी स्थापना की 91वीं ध्यान रखिएगा 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्राप्त हुआ है। 72 वर्षों के अंतराल के पश्चात वायुसेना को उसका नया ध्वज मिला है। इसका अनावरण एयर चीफ मार्शल वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में किया। नीले रंग के नए ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना के लोगो या प्रतीक को जोड़ा गया, जिसके शीर्ष पर भारत के राज चिन्ह, अशोक स्तंभ के शेर व देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। लोगो में हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालय ईगल को घेरे हुए है, जिसमें भारतीय वायुसेना लिखा है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम ईगल के नीचे देवनागरी में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। देखिए यह आदर्श वाक्य जो है भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया, जिसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छुओ। नए ध्वज में भी दाईं ओर नीचे वायुसेना को गोल निशान था, ऊपर बाएं कोने में तिरंगा झंडा बरकरार है। देखिए अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, और RIAF के ध्वज में ऊपर बाईं ओर अंग्रेजी झंडा यूनियन जैक बना हुआ था। आज़ादी के बाद 1951 में यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झंडा लगाकर नया ध्वज बनाया गया। 72 वर्ष पश्चात अब नया ध्वज भारतीय वायुसेना को मिला है। आगे बढ़ते हैं। 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है। देश में जन्म और मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी डेटाबेस तैयार करने तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नामांकन, आधार नंबर व सरकारी नियुक्तियों में तथा पासपोर्ट आवेदन आदि के लिए आवश्यक एकल जन्म प्रमाण के लिए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 को संसद के दोनों सदनों में अगस्त 2023 में पारित किया गया। लोकसभा में 1 अगस्त को और राज्यसभा में 7 अगस्त को, और राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी कब दी है या अनुमोदित कब किया है? 12 अगस्त 2023 को। इस संशोधन कानून के द्वारा 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन कर जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया। इसमें क्या किया गया है? जन्म के पंजीकरण के लिए अनिवार्य जो है आधार को अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, देखिए संशोधित कानून के तहत राज्यों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे संशोधित अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस नियुक्तियों व मतदाता सूची में नाम लाने आदि मामलों में एक ही जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के नियमन के लिए 1969 में अधिनियम लाया गया था तथा यह पहला अवसर है जब इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। अगला है आपका कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रचा है। देखिए अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। उल्लेखनीय रूप से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। 23 अगस्त 2023 को इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 MK4 जिसका पूर्व नाम GSLV Mark 3 था, रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण के बाद 41 दिन की यात्रा पूरा कर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजना अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री कहाँ पे थे? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। ये सब जाने दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 23 अगस्त को, जिस दिन हमने लैंड किया वहाँ पे चंद्रमा पर, इस ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। और तथा विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थान पर का जो नामकरण किया गया शिव शक्ति स्थल किया गया है। और चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा से टकराने के जो स्थल था उसे तिरंगा पॉइंट का नाम दिया गया है। ठीक है,
चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल है, दूसरा लैंडर है, लैंडर मॉड्यूल विक्रम नाम है, तीसरा रोवर प्रज्ञान है। 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल विक्रम, ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, लैंडिंग के पश्चात सौर पैनल द्वारा संचालित 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से बाहर निकलकर चहलकदमी शुरू की। चंद्रयान 3 को एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस के लिए डिजाइन किया गया था। इस अवधि में चंद्रमा की सतह के ऊपर व नीचे के तापमान की जानकारियों के संप्रेषण के साथ साथ सल्फर व ऑक्सीजन सहित कई रासायनिक तत्वों की पुष्टि रोवर प्रज्ञान के द्वारा की गई है। देखिए, 30 अगस्त को चंद्रमा की सतह से सूर्य का प्रकाश कम होना शुरू हुआ। चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तो 80 मिलीमीटर नीचे -10 डिग्री होने की जानकारी भी प्रज्ञान ने प्रेषित की। इससे चंद्रमा की सतह से नीचे पानी उपलब्ध होने की संभावनाएं तीव्र हुई हैं। अब यहां पर आगे चलते हैं। अगला बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। बिहार में जनवरी मई 2023 के बीच कराए गए जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। इस गणना में पूरे बिहार की जनसंख्या कितनी बताई गई? 13,07,25,310 पाई गई है, जिसमें बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 12,53,53,288। ठीक है। और बिहार के बाहर रहने वालों की संख्या कितनी है? 53,72,22। गणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं? 6,41,31,990। महिला कितनी है? 6,11,38,460 तथा अन्य की संख्या 82,836 है। यहाँ पे लिंगानुपात कितना पाया गया है? लिंगानुपात जो है वो 953 पाई गई है। ठीक है, कितनी? 953। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार जो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है। देखिए, जातिगत गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग कितना है? 27.13% है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये कितना है? 36.01% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 19.65% है। और अनुसूचित जनजाति कितने हैं? 1.68% है। जबकि सामान्य अनारक्षित वर्ग की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है? 15.52%, 15.52% है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। यहाँ पर जो गणना की गई इसके अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 82% जनसंख्या जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की है, वहीं 18% वो अल्पसंख्यक की है। गणना के अनुसार 18% अल्पसंख्यकों में 17.7% अकेले मुसलमान हैं, जबकि 0.3% में सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जात आधारित गणना में एक जानकारी यह भी सामने आई कि राज्य में विभिन्न जातियों उपजातियों की संख्या 215 है। इनमें से केवल 25 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1% से अधिक है। इस प्रकार 190 जातियां इस श्रेणी की जिनकी जनसंख्या 1% से कम है। देखिए, बिहार में जातिगत गणना में जो 215 जातियां पाई गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा 14.25% यादव हैं, जबकि ब्राह्मण 3.66% है, राजपूत या ठाकुर 3.45 है, और मुसहर 3%, कुर्मी 2.8% है। कायस्थ जात के लोग जो हैं कि जो संख्या है वो 0.6% है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें बात करें। बिहार जातिगत गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। पूरे देश में कहीं भी 1931 के पश्चात जाति सर्वे के आंकड़े नहीं आए हैं। ठीक है, अब 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो अध्यक्षता की है किसने की है? भारत ने। तो भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य में 18वां शिखर सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ। ये कहाँ पर हुआ? दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, इंग्लिश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर थी। ठीक है, शिखर सम्मेलन का आयोजन तथा 1 वर्ष तक समूह की गतिविधियों के संचालन हेतु इसकी अध्यक्षता जो 17वें वाली शिखर सम्मेलन थी उसके बाद 1 दिसंबर 2022 से भारत ने संभाली थी। ठीक है, तो देखिए, इसमें 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्व के शीर्षस्थ नेताओं का यहाँ पर आगमन हुआ। इसमें आपके जो विभिन्न देशों के जो सदस्य देश थे उनके शासनाध्यक्ष इसमें शामिल हुए। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप याद रखिएगा। देखिए, यूक्रेन मुद्दे के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहे। ठीक है, वहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पर आए।
इसके अतिरिक्त मैक्सिको का प्रतिनिधित्व भी वहां की अर्थव्यवस्था के मंत्री रागवेल साचेज ने की थी। मतलब मैक्सिको के भी राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हुए थे। समूह के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया। और अन्य जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे इसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शामिल थी, मिस्र के राष्ट्रपति शामिल थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, नाइजीरिया के राष्ट्रपति, सिंगापुर के प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल थे। तथा देखिए इसके अतिरिक्त जो है अफ्रीकी संघ, जिसे G20 का नया 21वां सदस्य इस शिखर सम्मेलन में बनाया गया, कि अध्यक्ष अजाली अशुशुमानी भी शामिल थे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यूरोपीय संघ के पश्चात अफ्रीकी संघ G20 में सदस्य के रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है। अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश अफ्रीकी संघ में शामिल हैं। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। पहले 20 थी, अब कितनी हो गई? 21 हो गई। इस चीज को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब अन्य चीजों को भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, इन चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ये सम्मेलन के अन्य सत्र में बोलते हुए जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह का प्रस्ताव जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। G20 उपग्रह का, इससे प्राप्त जलवायु व मौसम संबंधी आंकड़े सभी देशों, विशेषता ग्लोबल साउथ के देशों को साझा करने की बात उन्होंने कही था। सभी G20 देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। G20 सम्मेलन की एक वित्त संबंधी बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा निर्धन एवं विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडे को G20 देशों में मंजूरी प्रदान की है। वहीं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की भी बात विकास की इस भारतीय एजेंडे में शामिल है। देखिए, बड़ी कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों में किए जाने वाले व्यापार में करों के विवेकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने को सभी देशों ने सहमति सम्मेलन में दी है। इस दिशा में शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाएगा। एक शिखर सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र जारी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। यूक्रेन युद्ध के कारण सभी देशों को विभिन्न मुद्दों पर एकमत करना कठिन कार्य था, परंतु फिर भी घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र के 83 बिंदुओं को निर्विरोध सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया और आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई है। देखिए, जो घोषणा पत्र जारी किया गया वो उसका नाम क्या है? दिल्ली घोषणा पत्र। नाम याद रखिएगा बस, दिल्ली घोषणा पत्र। देखिए, सम्मेलन में एक अलग कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA बनाने की घोषणा की गई है। अमेरिका, ब्राजील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश आज इस पहल में भारत के साथ रहे हैं। सम्मेलन से अलग एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत व अमेरिका ने चीन की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के जवाब में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा अलग से एक बैठक में की। इस कॉरिडोर के द्वारा भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन व यूरोप के बीच निकट भविष्य में व्यापार सरल होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 10 सितंबर को सम्मेलन के समापन से पूर्व सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, और समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता का प्रतीक जो गेविल है, यह ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को दी गई है। अब जो 19वां शिखर सम्मेलन होगा 2024 में, वो कहां पे होगा? ब्राजील की अध्यक्षता में रियो डी जेनेरियो में होना है, ठीक है। और जो ये आपका पूरा आयोजन हुआ है, इसमें भारत के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। अमिताभ कांत, इस चीज को आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यदि हम भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा बात करें तो देखिए, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर नाम की इस परियोजना में रेल लाइनों, सड़कों व बंदरगाहों का नेटवर्क होगा, जिसके द्वारा आयात व निर्यात में सुगमता होगी। रेल लाइनों, सड़कों व बंदरगाहों का नेटवर्क होगा। बस इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए समुद्री केबल का नेटवर्क भी इसमें शामिल होगा तथा इस संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने वाली ग्रिड व्यवस्था भी होगी। आगे चलते हैं। इसमें शामिल कौन होंगे? इसमें भारत, अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली व जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल होंगे। अब आगे आते हैं महिला आरक्षण समेत नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश की संसद के नए भवन में स्थानांतरण के लिए बुलाए गए 18 से 22 सितंबर 2023 के मध्य में जो विशेष सत्र बुलाया गया था, इसमें जो है आपका महिलाओं के लिए
ये लोकसभा और राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा सहित में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए जो है बहुप्रतीक्षित महिला विधेयक, आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति बंधन विधेयक दिया गया है, नाम दिया गया, इसे पारित किया गया। यह जो है विधेयक के रूप में 128वां संविधान संशोधन विधेयक था और अधिनियम के पश्चात ये जो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस आरक्षण के नई जनगणना व परिसीमन के बाद ही प्रभावी होने की बात अधिनियम में कही गई है तथा SC ST व OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 131 सीटें पहले से इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में ही SC ST महिलाओं के लिए 33% सीटें पारित किए गए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित होंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हमें बात करना है। एक सेकेंड, इसमें जो प्रावधान है यहाँ पे देखिए, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत 3 श्रेणियों में सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। सामान्य श्रेणी में अनुसूचित जाति, SC व अनुसूचित जनजाति। इन तीनों ही श्रेणियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान नए पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है। इस प्रकार लोकसभा की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित 131 सीटों की 1/3 सीटें इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नए परिसीमन में सीटों की संख्या में वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी। पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का यह प्रावधान 15 वर्षों के लिए है। इसके बाद समीक्षा में यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति बनी तो इसका विस्तार किया जा सकेगा। आगे बात करते हैं, हाथियों की मौत रोकने के लिए AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गजराज प्रणाली लाई गई है। हाल ही में रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित गजराज प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रणाली असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडु में लगाई जाएगी। गजराज प्रणाली को 700 किलोमीटर की लंबाई में लगाया जाएगा। गजराज एक अनोखा ग्लास आधारित सेंसर सिस्टम है जो लोको पायलटों को हाथियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। जब कोई हाथी ट्रैक पर पैर रखता है तो यह सिस्टम ट्रेन नियंत्रक, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवरों और अन्य हितधारकों को अलर्ट उत्पन्न करता है, जो आसन्न खतरे को भांप कर एहतियाती कदम उठाने का मौका देता है। इस प्रोजेक्ट के 700 किलोमीटर के ट्रैक की कुल लागत 181 करोड़ रुपए है। देखिए, 2022 में इस तकनीक का प्रयोग असम में 150 किलोमीटर के ट्रैक पर किया गया है। इस प्रणाली को विकसित करने का श्रेय NFR के पूर्व महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे सुरक्षित शीर्ष 10 शहरों के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 4 दिसंबर 2023 को जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता ने 78.2 की पहचान योग्य अपराध दर के साथ भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया है या स्थान प्राप्त किया है। देखिए, नंबर 1 पे तो आपका कोलकाता है, दूसरे पे चेन्नई है, तीसरे पे कोयम्बटूर है, चौथे पे सूरत है, पांचवें पे पुणे है, छठे पे हैदराबाद है, सातवें पे बेंगलुरु है, आठवें पे अहमदाबाद, नौवें पे मुंबई और 10वें पे कोझिकोड है। इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला या शहर शामिल नहीं है। ठीक है, 10 में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो एक मूर्ति है वो जयपुर वैक्स संग्रहालय, जो कि नाहरगढ़ किले में स्थित है, यहाँ पर एक मोम प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 को किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है या लंबाई कितनी है? 5 फुट 11 इंच की एक प्रभावशाली मूर्ति बनाई गई जो कि 38 किलोग्राम की है। बस ध्यान रखिए कहाँ पर रखा गया है, यही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगला है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के बारे में। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस, देखिए विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इस अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण NTCA की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की। इसे हर 4 साल में होने वाली देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्यजीव संस्थान के विश्लेषण पर तैयार किया गया है। ठीक है, इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अंतरिम बाघ रिपोर्ट जारी की थी। देखिए, नवीन रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में 2967 बाघ थे और 2022 में तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी है। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी वो कहाँ पर है? भारत में है। देखिए, देश में बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% बढ़कर के कितनी हो गई है? 3682 हैं। 3682, इतना याद रखिएगा। तो ये आंकड़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 785 बाघ यहाँ पर सबसे ज़्यादा। ठीक है। और उत्तराखंड में कितने हैं? 2000 इस समय तो वहाँ 3 गुना बढ़ करके 560 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 205 हैं। उत्तर प्रदेश में 205 हैं। यहाँ पर देखिए, यदि टाइगर रिजर्व की बात करें, इस वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं, अब 54 हो गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 260 बाघ कहाँ पे हैं? उत्तराखंड के कॉर्बेट रिजर्व में है। कहाँ पर हैं? उत्तराखंड के कॉर्बेट रिजर्व में। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। 10 से भी कम है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश का रानीपुर, जो कि आपका चित्रकूट में है। इसके अतिरिक्त शिवालिक पर्वत व गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे अधिक है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, मध्य भारत क्षेत्र व पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं और यहाँ देश के सबसे ज़्यादा बाघ भी यहीं पर हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 785 और राजस्थान में 88 ने काफ़ी बाघ बढ़ाए हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु राज्यों ने बाघों की संख्या में 270% की वृद्धि की है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक बाघ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है, फिर तीसरे पे उत्तराखंड है, चौथे पे महाराष्ट्र है, पांचवें पे तमिलनाडु है। बस इतना याद रखिए आप। ठीक है, ये क्रम। अब बात करते हैं PSLV C 56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रक्षेपण वाहन PSLV C 56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। देखिए, प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद ही 360 किलो वजनी उपग्रह DSSAR राडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पूरी तरह से व्यावसायिक इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर चमकदार भविष्य की ओर कदम बढ़ाया है। आगे चलते हैं। अब इसमें कक्षा में स्थापित जो 7 उपग्रह हैं, इसका नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। इससे पहले PSLV C55 से इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के ही 2 उपग्रहों टेलीओएस 2 और ल्यूम लाइट 4 का सफल प्रक्षेपण किया था। अंतरिक्ष में भारत के अनूठे प्रयोग के बारे में बात करें तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा PSLV C56 रॉकेट के नवीनतम प्रक्षेपण की सफलता के बाद एक अनूठा परीक्षण करते हुए रॉकेट के बचे हुए हिस्से को वापस पृथ्वी की ओर 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में लाया गया। ठीक है। अब यह अगले 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना करते तो रॉकेट का मलबा अगले कई दशकों तक अंतरिक्ष में बना रहता। आगे चलते हैं। यहां पर अगला है, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। बेंगलुरु जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर में फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। जुलाई 2023 के आखिरी सप्ताह में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहले भारतीय शहर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देखिए, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो है, ये शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता और खुफिया जानकारी साझा करते हैं। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला दुनिया का 41वां 41वां शहर है, जिसमें पहले से ही न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। पिछले वर्ष में बेंगलुरु के सांस्कृतिक सार को इस वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम द्वारा अनबॉक्सिंग बेंगलोर नामक सहयोगी परियोजना के हिस्से के रूप में मल्टीमीडिया संपत्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में हुई थी। लंदन के संस्कृति और संरचनात्मक उद्योगों के उप महापौर जस्टिन सिम्पसन ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2015 में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में जस्टिन सिम्पसन के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी। प्रशंसा के प्रतीक के रूप में जस्टिन सिम्पसन को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला है, अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोरिंग स्टोर। देखिए, अमेजन इंडिया ने 27 जुलाई 2023 को अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव अ स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर, कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। यह स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा जो 2015 में शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम स्थानीय दुकानों और भागीदारों को
उपयोग करके दूर के स्थानों में ग्राहकों को पैकेज देने में मदद करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ। भारत जो है, देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRG के चैंपियन समूह में 7 जुलाई 2023 को शामिल हो गया है। ध्यातव्य है कि यह जो GCRG है, GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने का निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए, इसकी जो स्थापना है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। भारत को इसमें इस GCRG के चैंपियन ग्रुप में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का से निमंत्रण मिला था। आगे चलते हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा को GCRG प्रक्रिया के लिए शेरपा नामित किया गया है। चैंपियंस ग्रुप में वर्तमान में बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल की सरकारें या राज्यों के प्रमुख शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो GCRG है, इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त से परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है शिक्षा पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 7 जुलाई 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 पर रिपोर्ट जारी की है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 का उद्देश्य इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणी में ग्रेड करता है। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 ग्रेड में जगह नहीं बना सका। रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ है और राज्य के रूप में पंजाब है। पंजाब और चंडीगढ़ को इंडेक्स की 6ठी ग्रेड में शामिल किया गया है। वहीं गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और तमिलनाडु को 7वें ग्रेड पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को सबसे नीचे के ग्रेड पर रखा गया है। देखिए, ये जो PGI है, PGI 2.0 अर्थात आपका प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जो है, ये इसके जो 6 मानक हैं, वो 6 मानक क्या हैं? इसमें 6 मानक जो है, पहला है लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, दूसरा है स्कूल तक पहुंच, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी, चौथा है समानता, पांचवा है गवर्नेंस मैनेजमेंट और फिर टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। देखिए, इन सभी के 73 अलग अलग मानकों के आधार पर राज्यों को अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो 10 श्रेणियां बनाई गई हैं, कितनी श्रेणियां? 10 श्रेणियां। अब ये 10 श्रेणियां क्या क्या हैं? दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 1 है, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3। ये बहुत याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस याद रखिए 10 श्रेणियां बनाई गई हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। देखिए, 9वीं श्रेणी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, असम, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर सहित 12 राज्यों ने जगह बनाई है। वहीं 10वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 3 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम है। आगे बात करते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा के बारे में। इन्होंने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में 20 से 21 जुलाई 2023 को भारत की यात्रा की और भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे थे। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा थी। ठीक है, ये पहली भारत यात्रा थी और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने जो है 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में नवीकरणीय ऊर्जा पर समझौता और श्रीलंका के त्रिकोमाली में आर्थिक विकास परियोजनाओं पर सहयोग से जुड़ा समझौता शामिल है। श्रीलंका में UPI के जरिए लेनदेन के लिए NIPL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली सरल होगी। भारत और श्रीलंका ने इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया है, जो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन, बिजली व्यवसाय, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में आपसी सहयोग को गति देना है। यह विजन डॉक्यूमेंट 5 स्तंभों पर आधारित है। ये 5 स्तंभ कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। पहला है समुद्री कनेक्टिविटी,
दूसरा है हवाई कनेक्टिविटी। देखिए, पहला है समुद्री कनेक्टिविटी। इसमें भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांकेशथुराई के बीच यात्री नौका सेवाओं को फिर से शुरू करने के अलावा रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने की बात की गई है। दूसरा हवाई कनेक्टिविटी। इसमें चेन्नई और त्रिकोमाली, बट्टिकलोआ और श्रीलंका के अन्य गंतव्यों के बीच कनेक्टिविटी की खोज के अलावा चेन्नई और कोलंबो के बीच उड़ानों का विस्तार किया जाएगा। तीसरा है ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी। श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर एमयू शामिल है। इसके अतिरिक्त देखिए, आपका बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल शामिल है। शमपुर सौर ऊर्जा परियोजना और तरलीकृत प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, हरित हाइड्रोजन का पता लगाना, ये इसके तहत है। लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी। इसमें पर्यटन के माध्यम से जो है जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रीलंका और पांचवा जो है आपका स्तंभ है वो श्रीलंका में UPI की स्वीकृति पर समझौता। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। देखिए, श्रीलंका से पहले भारत की UPI सेवा को सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और फ्रांस ने अपनाया हुआ है। किसने किसने? सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और फ्रांस ने 5 ने अपनाया, ये छठा देश है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर की बात कर ले तो नंबर 1 पर आपका अमेरिका का फ्रंटियर है, दूसरे पे जापान का फुगाकू है, तीसरे पे फिनलैंड का लूमी है, चौथे पे इटली का लियोनार्डो जियोन है और पांचवें पे अमेरिका का समिट IBM है। तो ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन या SCO का 23वां शिखर सम्मेलन, ये जो है आपका भारत की मेजबानी में जो है वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? सुरक्षित SCO की ओर या टुवर्ड सिक्योर SCO। सिक्योर का मतलब क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों, कौन कौन सदस्य देश हैं? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कुल आपके 7 देश थे, ठीक है, के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ध्यान रखिए, इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है। SCO राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। इसमें अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। तथा कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। देखिए, सदस्य देश जो हैं वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर देखिए, एक सेकेंड, SCO में ईरान को जो है 8वें देश के रूप में शामिल किया गया है। SCO की स्थापना जो है 2001 में संघाई में एक शिखर सम्मेलन के रूप में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से की गई थी। मतलब 5 राष्ट्र इसमें शामिल थे। वहीं वर्ष 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका स्थायी सदस्य बना, तो कुल 7 हो गए। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 24वां SCO शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया है। जो 2023 वाला था, 23वां वाला। ईरान SCO का नया सदस्य बना है। देखिए, ईरान 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है। यह सदस्यता ईरान को SCO के 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेजबानी भारत ने की है। आगे चलते हैं, अगला है जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट, जिसका नाम क्या है? टेलीमानस, को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। टेलीमानस चैटबॉट के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टेलीमानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग या टेलीमानस की घोषणा की थी। टेलीमानस एक द्विस्तरीय प्रणाली है। द्विस्तरीय टियर 1 में राज्य टेलीमानस सेल शामिल है, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल है। टियर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेडिकल कॉलेज संस्थानों या ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए ई-संजीवनी के विशेषज्ञ शामिल हैं। आगे बात करते हैं नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन के उद्घाटन के बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। देखिए, ये जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, इसमें सिकल सेल रोग की जांच के लिए एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जो न केवल रोगियों बल्कि उनके परिवार पर भी इसके प्रभाव की पहचान करेगा। इस मिशन में बीमारी के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। देखिए, 3 वर्षों के दौरान इसमें क्या किया जाएगा? 3 वर्षों के दौरान इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना जो 40 साल से कम उम्र के हैं। सिकल सेल रोग के बारे में बात करें तो ये जिसे सिकल सेल रोग, जिसे सिकल सेल एनीमिया के रूप में जाना जाता है, एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक विरासत में मिली स्थिति है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इस विकार के परिणामस्वरूप लगातार एनीमिया, तीव्र दर्द, अंग की खराबी, पुरानी अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में काफ़ी कमी की एक प्रणालीगत स्थिति होती है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ सरकार का लक्ष्य मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना, 2047 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है। देखिए, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को सेवा मुक्त कर संपूर्ण हथियारों से लैस वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया है। जहाज को वियतनाम के कैमरैन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया है। यह पहला अवसर है जब किसी भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप सौंपा है। भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नेवी को INS कृपाण का स्थानांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रसन्नता सुरक्षा भागीदार होने की भारतीय नौसेना की जिद के प्रतीक के रूप में किया है। अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य इसमें सक्रिय मित्रवत नौसेनाओं के लिए क्षमताएं तैयार करना है। 1991 में भारतीय सेना में कमीशन होने के बाद से INS कृपाण भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा है, जो पिछले 32 वर्षों में कई ऑपरेशनों का हिस्सा रहा है। यह युद्धपोत 90 मीटर लंबा है और 10.45 मीटर चौड़ा है और इसकी अधिकतम मालवाहक क्षमता कितनी है? 1450 टन है। आगे बात करते हैं। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? यह है इंदौर। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर EPR ग्रेड अर्थात विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। EPR क्रेडिट का मूल्य जो है वो 8,100 रुपये 8100 रुपये है, जो जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए IMC की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। इंदौर प्रतिदिन लगभग 1162 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है। EPR जो है यह एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको हम लोग ने यहाँ पे विस्तार से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।